चैप्टर नंबर 2 का ये पार्ट है आपका सॉल्यूशन, और इसमें टॉपिक चल रहा था अणु संख्या गुणधर्म। ठीक है, तो अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम अणु संख्या गुणधर्म। इस पार्ट का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, क्या होते हैं अणु संख्या गुणधर्म? देखो, कोई भी हमने विलयन लिया है तो उसके ऐसे गुणधर्म होंगे जो कि कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे। अब कण कौन से होंगे? विलय के कणों की संख्या पर, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे। इनके कणों की संख्या पर निर्भर करने वाले जो गुण होंगे उनको अणु संख्या गुणधर्म कहेंगे। ठीक है, तो अणु संख्या गुणधर्म क्या हो गए? विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करने वाले विलयनों के गुणधर्म अणु संख्या गुणधर्म कहलाएंगे। कौन कौन से होते हैं? इसमें मुख्य रूप से 4 गुणधर्म देखेंगे हम। कितने गुणधर्म देखेंगे? 4। एक तो होगा आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। एक होगा हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन। और एक होगा क्वथनांक उन्नयन, एक होगा क्वथनांक उन्नयन। और एक होता है इसका परासरण दाब। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 4 गुणधर्म हैं, इनको पढ़ेंगे हम ध्यान से। इनमें से एक गुणधर्म आना पक्का है, बाकी हमको चारों पढ़ने, चारों बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब देखो, इसमें सबसे पहले हमें वाष्प दाब की परिभाषा आनी चाहिए, और वाष्प दाब क्या होता है इसको समझेंगे तो सारी चीजें हमको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, परासरण दाब थोड़ा सा आपका वाष्प दाब से रिलेटेड नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है, जो बायोलॉजी में भी आता है परासरण दाब क्या होता है। तो यहाँ हमें पहले वाष्प दाब पढ़ना है, वाष्प दाब क्या है उसी के ऊपर सारी चीजें आएंगी। ठीक है, क्या होता है? देखो, वाष्प दाब जब किसी बंद पात्र में, जैसे मैंने कोई पात्र है इसको मैंने बंद कर दिया, और इस बंद पात्र में मैंने द्रव पदार्थ को गर्म कर दिया। ये कोई द्रव पदार्थ लिया और इस द्रव को हमने गर्म कर दिया, तो गर्म करने के बाद ये द्रव वाष्प अवस्था में चेंज होगा, और चूंकि बंद है तो वाष्प अवस्था का संघनन हो जाएगा, फिर से द्रव अवस्था में आ जाएगी। तो ऐसे ये प्रक्रम होता रहेगा। वाष्पन यानी द्रव से वाष्प में बदलना प्रक्रम क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। और वाष्प से द्रव में बदलना प्रक्रम क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। तो ये दोनों प्रक्रम एक निश्चित टेम्परेचर पे बराबर हो जाते हैं। कौन सा? वाष्पन का प्रक्रम और संघनन का प्रक्रम। जिस समय ये बराबर हो जाएंगे उसी समय वाष्प के कणों द्वारा जो द्रव की सतह पर दाब लगाया जाएगा, किस पर? द्रव की सतह पर वाष्प के कणों द्वारा लगाया गया दाब ही क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। अब चूंकि पात्र बंद है तो ये नीचे दाब लगाएंगे। इस नीचे वाले दाब को हम ऊपर भी देख सकते हैं। ऊपर कब देखेंगे? जब हमने पात्र को खुला कर दिया। तो अब ये गैस के कण कहाँ दाब लगाएंगे? ऊपर दाब लगाएंगे। तो ऊपर लगने वाला दाब भी क्या कहलाएगा? आपका वाष्प दाब कहलाएगा। ठीक है, ये वाष्प दाब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, ऊपर से कौन सा दाब लगता है? वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब के जब बराबर हो जाएगा उस टेम्परेचर को हम क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक। तो क्वथनांक की परिभाषा क्या है? जब किसी पदार्थ का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। तो वाष्प दाब की डेफिनेशन क्या हुई? किसी बंद पात्र में द्रव पदार्थ को गर्म करने पर, द्रव पदार्थ को गर्म करने पर जब उसका वाष्पन और संघनन बराबर हो जाता है, उसी समय गैस के कणों द्वारा यानी वाष्प के कणों द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाएगा? वाष्प दाब कहलाएगा। ठीक है, अब ये वाष्प दाब क्या होता है? ये वास्तव में सतह के जो कण हैं उन्हीं के द्वारा लगाया जाएगा। ऐसे समझ सकते हैं हम कि ये जो कण हैं ये उड़ेंगे और ये उड़कर वाष्प बनाएंगे और ये ही वाष्प दाब लगाएंगे। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा हमको समझ में आएगा। कैसे?
कि जब हम विलयन बनाते हैं तो दो प्रकार के विलय होते हैं और विलय दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वाष्पशील और एक ऐसा होता है अवाष्पशील, जो वाष्प नहीं बनाता। तो वाष्पशील विलय से तो ज्यादा हमारा कोई वाष्प दाब में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अवाष्पशील विलय अगर हमने डाल दिया और उससे हमने विलयन बना दिया है, तो जैसे ही हम अवाष्पशील विलय से विलयन बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ अवाष्पशील विलय के कण भी आ जाएंगे और ये वाष्प बनाएंगे नहीं, और ये वाष्प नहीं बनाएंगे तो ऊपर वाष्प कम जाएगी और कम जाएगी तो दाब भी कम लगाएगा, तो इसका मतलब उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ध्यान रखना, अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी शुद्ध विलायक में जब अवाष्पशील विलय मिलाएंगे तो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब पहले था वो अब विलयन बनने के बाद कम हो जाता है। उसका कारण यही है कि इसकी सतह पर अवाष्पशील कण आ जाएंगे, जो तो उड़ेंगे ही, वाष्प दाब ही नहीं बनाएंगे, तो वाष्प दाब नहीं बनाएंगे तो वाष्पन की जो दर है वो कम हो जाएगी, यानी वाष्प बनाने की दर कम हो गई, तो कण भी ऊपर से टक्कर कम लगाएंगे तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है हमें। इसी अब ये पॉइंट है आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब तो हमने समझ लिया। अब वाष्प दाब समझने के बाद हम बात करते हैं आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन की पहला गुणधर्म है। ठीक है, क्या है ये देखो, जब किसी शुद्ध विलायक में, ये हमारा कोई शुद्ध विलायक है, इसमें अवाष्पशील विलय मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, अवाष्पशील विलय मिला देते हैं। तो अवाष्पशील विलय मिलाने से जो विलयन बनेगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो समझो ध्यान से क्या है इसका मतलब, कैसे इसका वाष्प दाब कम होता है। विलायक के कण हैं तो विलायक के तो सारे ही सारे कण वाष्प बनाएंगे तो वाष्प दाब काफी ठीक ठाक होगा। अवाष्पशील विलय जो है वो आपका वाष्प नहीं बनाएगा, कोई सा कण नहीं उड़ेगा। ठीक है, विलयन जो हमने लिया है उस विलयन की सतह पर विलायक भी होगा और अवाष्पशील विलय भी होगा। ठीक है, तो मान लो मैंने कुछ कण अवाष्पशील विलय के ले लिए, बाकी के विलायक के आगे। ठीक है, क्योंकि अवाष्पशील विलय कम डालेंगे तो ये कण तो उड़ेंगे ही और ये कण नहीं उड़ेंगे तो वाष्प नहीं बनाएंगे, तो इसका मतलब इसके वाष्प दाब में क्या आ जाएगी, बताओ, इसके वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। इसी को हम कहते हैं कि वाष्प दाब में कितनी कमी आई, उसको हम कहते हैं वाष्प दाब अवनमन। वाष्प दाब अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब अवनमन क्या होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मान लो P0 है। ठीक है, और विलयन का वाष्प दाब है PS, तो विलयन का वाष्प दाब कम हो गया किससे, शुद्ध विलायक से, तो उसकी कमी कैसे निकालेंगे, P0 माइनस PS। ठीक है, जैसे इसका वाष्प दाब मान लो 100 है और उसका वाष्प दाब कम हो गया 80 हो गया, तो 100 में से 80 घटा देंगे तो P0 माइनस PS, तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसको हम डेल्टा P कहेंगे, वाष्प दाब अवनमन। हम तो बात कर रहे हैं आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन की, तो आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन का मतलब है जब इस वाष्प दाब अवनमन को आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, तो आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन क्या है, किसी के सापेक्ष में लिया जाएगा, किसके सापेक्ष में लिया जाएगा, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब। तो यदि मैं इसको इस तरीके से लिख दूं P0, यानी आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन में शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग लगाने पर जो मान आता है उसको कहते हैं आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। ठीक है, तो ये आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन जो है वो किस तरीके से आएगी, हम आगे राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। तो आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन जो है वो राउल्ट के अनुसार अवाष्पशील विलय की मोल भिन्न के कैसा होता है, बराबर प्राप्त होता है। ठीक है, आगे पता चलेगा इसको किस तरीके से आता है। सबसे पहला है आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। ठीक है, तो उसके लिए राउल्ट ने क्या कहा था, राउल्ट का सीधा स्टेटमेंट याद रखना है। राउल्ट ने कहा कि किसी भी अवाष्पशील विलय
वाष्पशील विलयुक्त विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन अवाष्पशील विलय जो हमने मिलाया है अवाष्पशील विलय की मूल भिन्न के कैसा होता है के बराबर होता है। ठीक है, ये राउंड का स्टेटमेंट है। तो कैसे याद रखेंगे इसको? इसने कहा P नॉट माइनस PS बटा T नॉट बराबर XA। जैसे मैंने कोई A विलय लिया है और B क्या है विलायक लिया है। ठीक है, तो अवाष्पशील विलय की मूल भिन्न को हमने कैसे लिख दिया XA। और आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन हमने थोड़ी देर पहले भी समझाया था। आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन क्या होता है? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग लगाते हैं वाष्प दाब अवनमन में। P नॉट क्या है यहाँ पर? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है P नॉट। और PS क्या है? जो हमने विलयन बनाया है उस विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, यहां पर हमने लिया है P नॉट माइनस PS जिसको मैं डेल्टा P कह सकता हूं। क्या है? वाष्प दाब अवनमन। ये क्या है? वाष्प दाब अवनमन है। ठीक है, और XA क्या है? XA है A घटक जो हमने लिया है अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय की मूल भिन्न है ये। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको? अब देखो, इससे एक फॉर्मूला आएगा वो हमें अप्लाई करना होगा। इसको ऐसे लिखेंगे हम आगे कि P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। इसको डेल्टा P लिख देते हैं हम। लिख दो डेल्टा P अपॉन P नॉट बराबर X। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। XA का जो मान होता है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A की मूल भिन्न बटा दोनों की मूल भिन्न। किसकी? NA और NB की मूल भिन्न। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो Na बराबर क्या है? विलय के मूल यानी विलय की ग्राम्य मात्रा बटा विलय का अनुपात। और Nb क्या है यहाँ पर? Nb बराबर है WB बटा MB। ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है? हम तनु विलयन लेते हैं। कैसा विलयन लेते हैं? तनु विलयन। तो तनु विलयन के लिए जो NV का मान है वो Na से बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इन दोनों का जो योग है Na प्लस NV के स्थान पर मैं केवल NV ले सकता हूँ। यहाँ पर क्या है इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये है कि एक तो ये आपकी संख्या है, माना इसका मान काफी बड़ा है विलय के मूल का, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि एक तो मैं 1 में 10 का भाग लगाऊं और एक में 10.1 का भाग लगाऊं। यानी इसका मतलब ये है कि जैसे विलायक के मूल तो कितने हैं? 10 और विलय के मूल कितने हैं? 0.1। तो यदि मैं 0.1 में एक तो 10.1 का भाग लगा लूं जोड़ के, 0.1 में मैंने 10.1 का भाग लगा दिया और एक में ऐसे लिख दूं 0.1 में केवल 10 का भाग लगा दूं। तो 0.1 में 10 का भाग लगाऊं या 0.1 में 10.1 का भाग लगाऊं तो ये ज्यादा अंतर नहीं आएगा हमें हल करने पर, इसलिए मैं इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो मैंने ये कहा इन दोनों के कुल योग के स्थान पर केवल इसी को लिया जा सकता है। तो ये कह दिया इसने कि अगर तनु विलयन है तो तनु विलयन में NB के जो मूल होंगे यानी विलायक के मूल होंगे वो विलय के मूल से बहुत ज्यादा है। इसलिए दोनों के योग के स्थान पर मैं केवल NB को लिख सकता हूँ। इसलिए ये सूत्र बन जाएगा डेल्टा P अपॉन P नॉट बराबर Na बटा NB। ठीक है, अब इनके मान लिख देंगे हम यहाँ। तो मान लिख के ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ? ये फॉर्मूला इस तरीके से बन गया डेल्टा P अपॉन P नॉट
बराबर Na का मान लिख दिया तो WA बटा Ma, ठीक है। Nb का मान लिख दिया WB बटा Mb, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब इसको हम ऐसे लिख लें, देखो विलायक का जो अणुभार है वो फिक्स होता है, जो हमने विलायक लिया है, जैसे वाटर है तो वाटर का मोलिकुलर मास फिक्स रहेगा, तो ये हम कह सकते हैं ये कांस्टेंट वैल्यू है। कैसी है? कांस्टेंट वैल्यू है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, कांस्टेंट वैल्यू और बराबर को समानुपाती में चेंज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा बताओ? डब्ल्यू ए बटा एम ए गुणा डब्ल्यू बी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब थोड़ी सी यहाँ पर हम ऐसे कह रहे हैं कि यदि ये तो है विलायक की ग्राम में मात्रा, ये क्या है? विलेय की ग्राम में मात्रा, इसको भी ग्राम में ले, इसको भी ग्राम में ले, है तो 1 ग्राम और 1 ग्राम ये दोनों लिए जाएं तो उसका मतलब ये बात हमको हजम नहीं हो रही कि विलायक के 1 ग्राम में 1 ग्राम विलेय बोल दें, वो संभव नहीं है। इसलिए हम इसको किस में लेंगे? किलोग्राम में। तो यहाँ जो विलायक की मात्रा ली जा रही है वो किस में ली जा रही है? किलोग्राम, लेकिन विलेय की मात्रा किस में ली जाएगी? ग्राम में। इसका विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ विलायक की किलोग्राम में मात्रा ली जाएगी, यहाँ विलेय की ग्राम में मात्रा ली जाएगी। अच्छा, ये फॉर्मूला कौन सी सांद्रता की इकाई से रिलेटेड है? तो ये वास्तव में ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये मोललता का फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी, ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है। बाकी वास्तव में ये फॉर्मूला आपको काम आएगा, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में काम आएगा कि इतना ग्राम विलेय मैंने डाला इतने ग्राम विलायक में, जिससे वाष्प दाब का अवनमन इतना हुआ, तो वाष्प दाब पूछ सकता है वो किसी का भी, ठीक है, कितना वाष्प दाब में अवनमन हुआ, इस तरीके से सवाल है, ठीक है। दूसरी आपकी अणुसंख्या गुणधर्म दूसरा देखते हैं।